जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे थे पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा अंकुरित अनाजों के बारे में। आज आगे प्राकृतिक संतुलित भोजन। जो व्यक्ति अपने भोजन में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते, वे यदि अपने वर्तमान भोजन में आवश्यक सुधार कर लें और आहार का परिमाण घटाकर उतना ही रखें जितने की शरीर को वास्तव में आवश्यकता है, तब भी वे सदैव स्वस्थ और रोगों से बचे रह सकते हैं। भारतीय भोजन की प्रशंसा करने वाले एक विद्वान ने लिखा है कि भारतवासियों के दांत बड़ी उम्र तक मजबूत रहते हैं, पर अंग्रेजों के दांत प्रायः जल्दी गिर जाते हैं। इसका कारण दोनों के खाने का अंतर ही है। भारतवासी प्रायः मोटा, सादा और अपने हाथ से तैयार किया भोजन खाते हैं, जबकि अंग्रेज अक्सर होटलों में कृत्रिम ढंग से प्रस्तुत खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जो ऊपर से तो चमक दमक वाले होते हैं, पर कई तरह के जीवन तत्वों की दृष्टि से प्रायः निकम्मे ही सिद्ध होते हैं। इसी लेखक का कथन है कि भारतीय खाद्य पदार्थों में गेहूं सर्वश्रेष्ठ है। गेहूं में पाए जाने वाले श्वेतसार और लसदार आटा गर्मी और फुर्ती पैदा करने में बहुत बढ़िया होता है। लसदार आटे से बाहर चोकर की कई तरह तहें होती हैं, जिसमें फास्फोरस और अन्य खनिज लवण काफ़ी परिमाण में पाए जाते हैं। इनमें से फास्फोरस हड्डियों और दांतों के निर्माण तथा मजबूती में बहुत सहायक होता है। गेहूं में विटामिन बी भी पाया जाता है, जो स्नायुओं को ठीक दशा में रखने के लिए आवश्यक माना गया है। गेहूं के बाहरी भाग में बिल्कुल खुरदरा चोकर रहता है, जो यद्यपि शरीर का पोषण तो नहीं करता, पर अन्य पदार्थों को हजम करने में सहायक होता है और मल को बाहर निकालने में काम में आता है। पर ये सब लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम गेहूं का आटा मोटा पीसकर बिना छाने हुए व्यवहार में लाएं। इसके बजाय जो लोग बाजार में बिकने वाला बारीक आटा काम में लाते हैं, जिसमें से पूरा चोकर निकालकर घोड़ों और गायों के खाने के लिए बेच दिया जाता है और केवल श्वेत सार बचा रह जाता है, वे लोग सब प्रकार के क्षारों और विटामिन से वंचित रह जाते हैं। इस आटे को भी खमीर का मसाला डालकर सड़ाया जाता है और तब उसकी डबल रोटी बनाई जाती है, जो प्रत्यक्ष में पेट भरने के सिवाय शारीरिक अवयवों के निर्माण में कुछ काम नहीं देती। इस तथ्य को समझकर अब यूरोप और अमेरिका के डॉक्टर भी पूरे गेहूं होल व्हीट से बने खाद्य पदार्थ खाने का प्रचार करने लगे हैं। हमारे घरों में जो गेहूं का दलिया बनाकर काम में लाया जाता है, वह पूर्ण गेहूं खाने का सबसे उत्तम ढंग है। यही बात दूध के संबंध में भी है। यह भी शरीर को बनाने वाला सर्वोत्तम पदार्थ है और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा और विटामिन सभी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी तत्व पर्याप्त रूप में प्राप्त होते हैं। पर शौकीन और स्वाद प्रिय लोग इसकी भी बड़ी दुर्दशा करते हैं। वे दूध को घंटों पकाकर उसका खोआ, रबड़ी, पेड़ा, कलाकंद आदि बनाकर उसके उपयोगी तत्वों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। दूध से बनी मिठाइयों में केवल श्वेतसार ही शेष रहता है, जो चीनी के साथ मिलकर दुष्पाच्य हो जाता है और आमाशय को खराब करता है। दूध से लाभ उठाने का तरीका उसे धारोष्य पीना या मंदी आंच पर एक उबाल का पकाकर काम में लाना ही है। दूध का दही और मट्ठा बनाकर काम में लाना और भी अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि ये शीघ्र पचते हैं और इनमें एक ऐसा अम्ल तत्व पैदा हो जाता है जो आंतों के तंतुओं को नष्ट करके वृद्धावस्था को दूर रखता है। 50-60 वर्ष पहले रूस के डॉक्टर मेचनिकॉव ने अनेक परीक्षाएं करके यह सिद्ध किया था कि दही और मट्ठा दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थों में से हैं। उन्होंने बतलाया था कि वर्तमान समय में सबसे अधिक दीर्घजीवी लोग बल्गेरिया में पाए जाते हैं, जिसका मुख्य कारण वहाँ के निवासियों में दही का विशेष प्रचार ही है। प्राणिज आहार में केवल दूध, दही ही ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें लोग सुविधापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं और जिनमें शरीर को पोषण करने वाले सब तत्व अच्छे रूप में मिलते हैं। दूध की चिकनाई सर्वश्रेष्ठ होती है और इसी कारण हमारे यहाँ सब धर्म कार्यों में घृत का उपयोग आवश्यक माना गया है। दूध की चीनी बहुत शीघ्र पचती है और शरीर में उचित रूप से ताप उत्पन्न करती है। शरीर की क्षीजन की पूर्ति करने के लिए ऐसे अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, वह दूध में ही पर्याप्त परिमाण में मिलता है। दूध के नाइट्रोजन का
67 या 68% शरीर के साथ सात्मीकरण हो जाता है और उसकी एक विशेषता यह होती है कि अन्य पदार्थों के नाइट्रोजन की तरह उसके द्वारा हमारे शरीर के भीतर हानिकारक यूरिक एसिड की उत्पत्ति नहीं होती। कुछ लोग वाद विवाद के अवसर पर कुतर्क करके दूध को भी मांस, मछली, अंडा आदि प्राणिज पदार्थों की श्रेणी में रखते हैं, पर यह दलील बिल्कुल निकम्मी है। दूध और मांस की किसी तरह बराबरी नहीं की जा सकती। घास पात तथा अन्य वानस्पतिक आहार खाकर सभी मादा जातीय पशु दूध देती हैं और उससे उनकी हानि नहीं होती। इतना ही नहीं, यदि कभी उनके दूध को कहीं नहीं निकाला जाए तो वे बेचैन होने लगती हैं और उनको किसी प्रकार की बीमारी भी हो जाती है। पर मांस बिना पशु का पूर्ण रूप से नाश किए और बिना काटे छांटे बिना प्राप्त नहीं हो सकता। मांस प्राप्त करने में क्रूरता तथा निर्दयता की भावना उत्पन्न होती है, पर दूध में अगर विधि पूर्वक लिया जाए तो उससे किसी का कुछ भी नुकसान नहीं होता और हमको एक ऐसा पदार्थ मिल जाता है जिसका सात्मीकरण अपेक्षाकृत शीघ्र होता है और जो प्रत्येक अवस्था में शारीरिक स्फूर्ति और कार्य क्षमता प्रदान करता है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में दूध को भूलोक का अमृत कहा गया है और उसको सब प्रकार शुद्ध, सात्विक और स्वाभाविक भोजन बतलाया गया है। प्राकृतिक भोजन की तीसरी आवश्यक चीज हरी तरकारियां हैं, जिनके विषय में हम पीछे बहुत कुछ लिख चुके हैं। हमको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि विटामिन के सबसे बड़े स्रोत में तरकारियां और शाक ही हैं। अनाज और घी तेल के खाने से हमारे शारीरिक परिश्रम करने लायक बने रहते हैं, पर हमारे चेहरे और अंगों में ताजगी और रौनक विटामिन से ही आती है। एक लेखक ने इसका उदाहरण देते हुए बतलाया है कि गर्मी की ऋतु में जब गाय भैंसों को सूखी घास और भूसा खाकर निर्वाह करना पड़ता है तो उनका चमड़ा फीका और सूखा दिखाई पड़ता है, बाल झड़ जाते हैं और देह में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। पर जब बरसात आती है और चारों ओर हरी हरी घास पैदा हो जाती है तो उसे खाकर उनके शरीर फिर से चिकने चुपड़े दिखाई पड़ने लगते हैं और शरीर में फुर्ती आ जाती है। इसका कारण हरी घास में पाए जाने वाला विटामिन और क्षार ही होता है, जिनका व्यवहार स्वास्थ्य रक्षा के लिए अनिवार्य माना गया है। मनुष्यों के लिए तो इनकी और भी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वे अपने भोजन को तरह तरह से पीसकर, छानकर, पकाकर, उबालकर, मसाले मिलाकर विकृत कर डालते हैं। हरी तरकारियों के प्रयोग से ही उन भोजन की त्रुटियों को दूर रखकर वे बैलेंस्ड बन सकते हैं। पर खेद का विषय है कि इन हरी तरकारियों को भी हम पकाकर और उबालकर सारहीन बना डालते हैं। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सक आजकल सलाद का प्रयोग करने पर बहुत अधिक जोर देते हैं। इनका आशय यही है कि भोजन के साथ हमको कम से कम आधा पाव या एक पाव ऐसी हरी चीज़ें अवश्य खानी चाहिए जो पकाई न गई हों, वरन ऐसे ही काट कर रकाबियों में सजा दी गई हों। ऐसी चीज़ों में मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, धनिया, पुदीना आदि का नाम लिया जा सकता है। अगर इनमें सलाद, लेटस, करमकल्ला या पालक की पत्तियां मिला दी जाएं तो भी स्वाद में कोई अंतर नहीं पड़ता और ये तीनों चीज़ें विटामिन्स की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होती हैं। इन भोज्य पदार्थों के साथ जिन लोगों की रुचि और सामर्थ्य हो वे खजूर, अंजीर, किशमिश, छुआरा आदि सूखे फलों का भी उपयोग कर सकते हैं। इनमें जो मिठास पाया जाता है वह एक प्रकार के फल शर्करा होती है जो हमारे शरीर में बहुत शीघ्र मिलकर गर्मी और शक्ति देती है। अन्य अनाजों और गन्ने की चीनी में जो श्वेतसार होता है वह पहले चीनी की शक्ति में बदलकर ही पचने योग्य बनता है, जिससे काफ़ी देर लगती है और उसका पूरी तरह चीनी बन सकना भी संभव नहीं होता। इसलिए उपयुक्त पदार्थों में से जो जहाँ सुविधा पूर्ण मिल सके उसका भोजन के साथ प्रयोग करना लाभदायक होगा। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हमें जो है अपने भोजन में जहाँ तक हो सके संतुलित भोजन करना चाहिए। उसमें हमें अपने भोजन में सलाद का उपयोग करना चाहिए। इसमें खीरा, टमाटर, ककड़ी, पालक, लेटस इन सब को हम सलाद में ले सकते हैं। जितना हो सके कम से कम 2 पाव या 1 पाव हमें जो है भोजन के साथ में सलाद रखना चाहिए। तो उससे हमारे भोजन में जो विटामिन्स हैं उनकी कमी नहीं होगी और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।